अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल या साइको एनालिसिस काउंसलिंग, जो कि फ्रॉइड ने प्रपोज की थी। फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी। उसने एक पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उसने ट्रीटमेंट का मेथड भी दिया था कि हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड इंसान को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उस थ्योरी का बहुत ज़्यादा स्कोप भी हुआ, उसने फेम भी हासिल किया, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज और कंट्राडिक्शन भी सामने आई जिनसे लोग राज़ी नहीं थे या लोग हम उस पर एतराज़ करते थे कि ये चीज़ सही नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी थ्योरी की साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। फ्रॉइड की थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है हेरिडिटी इंक्लाइनेशंस या इंस्टिंक्ट्स को। सबसे पहला पॉइंट, इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट हो, जिनको हम लर्न नहीं करते। ठीक है, ऐसे बिहेवियर्स जिनको हम लर्न नहीं करते। फॉर एग्जांपल, बच्चे का रोना, बच्चे का हंसना, दर्द महसूस करना, ये सब चीज़ें इंस्टिंक्ट्स में आती हैं। ठीक है, अब ये इंस्टिंक्ट्स पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसके अलावा उसने इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी थी? साइकिक एनर्जी को। उसने कहा था कि हर इंसान के अंदर एक साइकिक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको उसने लिबिडो का नाम दिया। ठीक है, उसके अलावा उसने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी? अनकॉन्शियस मोटिव्स को। ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिव्स क्या होते हैं? जो हमारे अंदर दबे हुए होते हैं, जिनको लाशऊर में मौजूद होते हैं, या जिसे कहते हैं कि लाशऊर हमारा जो जहन है। ठीक है, जो हम जिसको हम अटेंशन नहीं दे रहे। ठीक है, जो हमारे जहन में मौजूद है, अनकॉन्शियसली कहीं किसी लेयर में मौजूद है। ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिव्स, हिडन मोटिव्स। ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर अलॉट। ठीक है, जो कि इंसान के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो क्या चीज़ हो गई? एक तो हो गई इंस्टिंक्ट्स, दूसरे हो गई लिबिडो, साइकिक एनर्जी, और तीसरे हो गए अनकॉन्शियस मोटिव्स। ठीक है, उसके अलावा अनकॉन्शियस मोटिव के अलावा इंसान जो फ्रॉइड है उसने इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी है? साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसने कहा था कि इंसान जो होता है वो इन स्टेजेस के थ्रू गुजरता है और उसमें सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स बाय बर्थ मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, उस थ्योरी को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आगे मूव करते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक पर साइकोसेक्सुअल स्टेज पर इसकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, चाइल्डहुड बिहेवियर वो कहता है कि अर्ली 5 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं वो इंसान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान बच्चे के साथ जो हो वो सारी ज़िंदगी उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अर्ली 5 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड द नेचर एंड द यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। उसने कहा था कि इंसान जो होता है उसमें जब एंग्जाइटी आती है तो वो उससे बचने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। वो इसकी थ्योरी में आगे आप पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ हम इसका यहाँ पे जिक्र करते हैं। सबसे पहले इंस्टिंक्ट्स हो गए, उसके बाद क्या हो गए? लिबिडो, साइकिक एनर्जी, अनकॉन्शियस मोटिव्स, चाइल्डहुड बिहेवियर और डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी थ्योरी का जिसे कहते हैं कि उस पर बेस होती है। Freud has declared people to creature of instinct who remain locked in the struggle for the fulfillment of their wishes। वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स या क्रिएचर जो हैं वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। उनमें सिर्फ इंस्टिंक्ट्स हैं। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? इन्नेट बिहेवियर, जो कि आपके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है, जिनको आपने लर्न नहीं किया। जिसमें कौन से इंस्टिंक्ट्स पे उसने फोकस किया था? एग्रेसिव एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। और इंसान जो होता है वो उनके अंदर लॉक रहता है, स्ट्रगल करता रहता है अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग एग्री करेंगे और बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे इंस्टिंक्ट पे तो बेस नहीं है ना, हम बहुत कुछ लर्न भी तो करते हैं। ठीक है, फ्रॉइड डिक्लेयर्स दैट द इंडिविजुअल एक्सपेंड्स हिज साइकिक एनर्जी इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। वो कहता है कि इंसान इन इंस्टिंक्ट्स को पूरा करने के लिए अपनी जो साइकिक एनर्जी है उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आपको गुस्सा आता है, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है आप गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, आप उसको दबा लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो वो क्या हुआ? सोशली एक्सेप्टेबल वेज। या आप इंतज़ार करते हैं कि ये इंसान चला जाए तब मैं अपना गुस्सा निकालूंगा। ठीक है, हर चीज़ जो उसका दिल चाह रहा है वो उस टाइम उसको पूरा नहीं करेगा, सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। ही opines that every individual's consciousness is based on his perception of his own self and external world। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि इंसान की जो जो शऊर है वो डिपेंड करता है उसकी अपनी परसेप्शन पर और दुनिया की परसेप्शन पर।
उसने कहा है कि कॉन्शियसनेस के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। 3 लेवल हैं, शऊर, तहत शऊर और ला शऊर। यानी कॉन्शियस ये है कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, सबकॉन्शियस ये है कल मैंने कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, जो थोड़ी मेहनत से आपको अपने जहन से ड्रॉ करना पड़ेगा। अनकॉन्शियस कौन सा होगा, जिसको आप भूल चुके हैं। मैं कहूँ कि साल पहले या महीना पहले आपने कौन सा टॉपिक इस दिन पढ़ा था, ठीक है, तो अनकॉन्शियस में चला गया, उसको तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से दिमाग से निकालना पड़ेगा। द अनकॉन्शियस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम। वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, जो कि इंसान के बिहेवियर को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। इन साइको एनालिसिस पर्सनैलिटी इज एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू 3 सिस्टम्स। वो कहता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो 3 सिस्टम की बेस पर एक्सप्लेन की जा सकती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, एक उसने ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताए थे, और ये उसने स्ट्रक्चर ऑफ बताया था इंसान की पर्सनैलिटी का, कि उसके अंदर एक चीज़ होती है इड, जो कि इन्नेट होती है, ठीक है, बाय बर्थ आपके अंदर मौजूद है। ये प्लेयर प्रिंसिपल फॉलो करती है, ठीक है। गुस्सा है तो आपने गुस्सा दिखाना है, आपको भूख लगी है तो आपने भूख फ़ौरन आप बच्चा रोना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी वो उसको पूरा करने के लिए प्लेयर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। प्लेयर प्रिंसिपल क्या है कि जो आपको चाहिए आप उसी वक्त उसको हासिल करना चाहेंगे, ठीक है, आप उसके लिए सोचेंगे नहीं, ठीक है। द फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ द फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ इन द कॉन्टेक्स्ट इट इज़ इंस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये इंसान के अंदर बाय बर्थ मौजूद है। ईगो इज रिगार्डेड एज द रेशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, ये रेशनल है, अक्ली है, इसमें इंसान अपनी दिमाग इस्तेमाल करेगा। इट कंसिस्ट द कॉन्शियस, ठीक है, इट कंट्रोल्स द कॉन्शियस, ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस को कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियलिस्टिक अप्रोच, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्लानिंग, ठीक है, यानी ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग जो है वो इस पर बेस करती है, ठीक है। इट कंटिन्यूज टू ट्राइंग टू सेटिस्फाई इड इम्पल्सिस व्हेन इट फिट्स द सिचुएशन। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इड ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है, अब सामने टीचर की एक बॉटल टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है, तो ईगो क्या कहेगी, ईगो कहेगी कि आप पहले टीचर से परमिशन लें और फिर आप उस बॉटल से पानी पिएं। लेकिन इड क्या कहेगी कि भाग के जाएं और उस बॉटल में से पानी पी लें। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि ईगो जो होती है वो आपको तैयार करती है प्लान करने के लिए या सोचने के लिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप डाइटिंग पे हैं, आपका दिल चाह रहा है चॉकलेट खाने को, आप चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इड है वो आपकी, आप प्लेजर प्रिंसिपल, आप खुशी हासिल करेंगे उसको खाकर, वो फॉलो करेगी प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन ईगो क्या कहेगी, इतनी बड़ी चॉकलेट में से सिर्फ तुम एक बार खा लो, ठीक है, एक बार। अब उसने आपको खुश भी कर दिया और इड की जो है वो डिमांड भी पूरी कर दी, प्लेयर प्रिंसिपल फॉलो हो गया, लेकिन किस तरह से, रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि बस जैसा दिल चाहा वैसा कर लिया, ठीक है। द सुपर ईगो प्लेज द रोल ऑफ सेंसर। ये अब क्या होगा, सेंसर का रोल प्ले करेगी। एंड एंजॉइंस मोरालिटी, ये मोरालिटी को फॉलो करती है, मोरालिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, आपके मॉरल्स को फॉलो करती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स सोशल एंड पर्सनल वैल्यूज़। ये आपकी सोशल पर्सनल वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। ये आपकी गिल्ट और इन्फीरियरिटी जो होती है वो इसमें आती है। फॉर एग्जांपल एक इंसान अगर कोई गलत करता है तो वो दिल में सोचता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, ठीक है। अब इसको पता होता है इड की इम्पल्सिस का कि इड क्या चाहती है, लेकिन वो प्रेशर करती है कि ये जो है सेटिस्फेक्शन का ऐसा तरीका ढूंढे जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। बोथ द इंड एंड सुपर ईगो पुट प्रेशर ऑन द ईगो। देखिए, इड कहता है कि काम करो, सुपर ईगो कहती है ये काम नहीं करो, ईगो दरमियान में आ जाती है। इड, ईगो, सुपर ईगो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी चॉकलेट चाहिए, इड, ईगो क्या कहेगी, सिर्फ एक बार खा लो। और सुपर ईगो क्या कहेगी, तुम तो डाइटिंग पर हो, तुम्हें तो चॉकलेट खानी ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो दरमियान में जो ईगो है वो मॉडरेटर के तौर पे काम कर रही है, उसकी डिमांड भी पूरी हो जाए और इसको भी कोई गिला ना हो, सुपर ईगो को, ठीक है। तो अब ये जो है वो ईगो जो है वो दरमियान में, किसे कहते हैं, मोतदिल के तौर पे काम करना, वो काम करेगी। अब एंग्जाइटी क्या होती है, एंग्जाइटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ टेंशन विच सर्व एज मोटिवेटिंग फोर्स फॉर पर्सनैलिटी। इंसान के अंदर जो एंग्जाइटी होती है वो एक मोटिवेटिंग फोर्स के तौर पर काम करती है, एक टेंशन होती है ये इंसान के अंदर। आपकी अगर एंग्जाइटी नहीं होगी तो आप किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे तो आप मूव भी नहीं करेंगे आगे। फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स होने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, तो आप कैसे पढ़ेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि मोटिवेट करेगी आपको पढ़ने के लिए कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा,
अब ईगो जो होती है एम्प्लॉयज डिफेंस मैकेनिज्म्स टू टैकल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। अब जो ईगो होती है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। वही आपको बताया मैंने कि जब इंसान को एंग्जाइटी होगी तो अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगा। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स किसके थे, ईगो के थे, इड के थे या सुपर ईगो के। तो इसमें आएगा ईगो की, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ईगो ने आपका इड की डिमांड ही पूरी करनी है और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करना है, वो दरमियान में खड़ी हुई है, तो वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो होता है कि उसकी आप हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं होता, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स डज नॉट लेट द इंडिविजुअल डिवेलप द एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम्स। फिर वो क्या होगा कि अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा, वो उन्हीं को इस्तेमाल करता चला जाएगा, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म्स इज़ इंडीड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। एक तो ये ईगो के होते हैं और दूसरा ये अनकॉन्शियस होते हैं, इंसान इनको जानबूझ कर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्निक्स दैट द इंडिविजुअल्स ऑफन एम्प्लॉय टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन और अवॉइड कन्फ्लिक्ट। वो इंसान इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि जो इड और सुपर ईगो के दरमियान क्लैश आ रहा है उनसे निमट सके, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉर्मल टू अप्लाई डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एंड ऑन फॉर देयर एप्लीकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू अवॉइड थ्रेटनिंग सिचुएशन। इनका फ़ायदा क्या है कि इंसान थोड़ी सी ना उसकी एंग्जाइटी कम हो जाती है, उसके दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाती है। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है उससे क्या होगा, इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा और पेचीदगियाँ बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो हमने इसकी थ्योरी में क्या पढ़ा, हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा कि इंस्टिंक्ट्स हैं, साइकिक एनर्जी है, चाइल्डहुड बिहेवियर्स हैं और डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें कॉन्शियसनेस के लेवल्स पढ़े, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस। उसके अलावा हमने इड, ईगो और सुपर ईगो पढ़ी। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी की जो बेस है वो समझ आ गई होगी।